नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे आंग्ल मैसूर तृतीय और चतुर्थ युद्ध। साथियों, इससे पूर्व के वीडियो में हम आंग्ल मैसूर प्रथम और द्वितीय युद्ध जान चुके हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से आंग्ल मैसूर के प्रथम युद्ध में, जो कि 1767 से 1769 के काल में हुआ था, इस समय पर अंग्रेज हैदर अली के साथ, जो कि मैसूर का नेतृत्व कर रहा था, हार जाते हैं और अंततः मद्रास की संधि 1769 में करते हैं। इसके पश्चात आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध, जो कि 1780 से 1784 के मध्य हुआ। इस युद्ध में क्योंकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, इसके पश्चात उनका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। इस युद्ध में भी टीपू सुल्तान और अंग्रेज 1784 में मंगलौर की संधि करते हैं और एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को पुनः एक दूसरे को वापस कर देते हैं। इस प्रकार स्थिति यथावत बनी रहती है और कोई निर्णय निकलकर नहीं आता है। साथियों, आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध का समय था 1790 से 1792 और इस समय पर अंग्रेजों की और मैसूर की क्या स्थिति थी और किस प्रकार इस युद्ध का जन्म होता है, यह हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि टीपू सुल्तान जो एक दूरदर्शी व्यक्ति था, टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित था। टीपू सुल्तान अपने आप को नागरिक टीपू कहता था। टीपू सुल्तान ने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति में जो एक समूह था, जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली थी। साथियों, टीपू सुल्तान ने एक व्यापार मंडल का भी गठन किया। एक व्यापार मंडल जो कि टीपू सुल्तान का जो सोचना था कि किस प्रकार से बाहर की कंपनियां, विदेशों की कंपनियां भारत में आकर मुनाफा कमा रही हैं, तो भारत की कंपनियों को भी विदेश में जाकर मुनाफा कमाना चाहिए, इस प्रतिस्पर्धा में उतरना चाहिए। इसलिए टीपू सुल्तान ने एक व्यापार मंडल का भी गठन किया। साथियों, इसके पश्चात टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से भी संपर्क साधने का प्रयास किया। टीपू सुल्तान ने तुर्की और अन्य देशों में अपने प्रतिनिधियों को भेजा, वहां संपर्क साधने का प्रयास किया, वहां से व्यापार का प्रयास किया। साथियों, टीपू सुल्तान लगातार अपनी सेना को आधुनिकीकृत कर रहा था और इसमें फ्रांसीसी टीपू सुल्तान की सहायता कर रहे थे। नई बंदूकों का अपनी सेना से प्रयोग करवा रहा था। साथियों, टीपू सुल्तान लगातार मैसूर को आगे बढ़ा रहा था, मैसूर की शक्ति को बढ़ा रहा था और इससे अंग्रेज क्षुब्ध थे। अंग्रेजों की अब तक क्या स्थिति थी साथियों? क्योंकि अब तक कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आ चुका था। कॉर्नवालिस के बारे में आप जानेंगे तो 1786 के एक्ट के साथ कॉर्नवालिस वीटो शक्ति के साथ भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। और ये वीटो शक्ति क्या थी? कॉर्नवालिस अपने जो परिषद थी उसकी जो सहमति से कोई एक प्रस्ताव पारित हो गया है, किसी स्थिति में कॉर्नवालिस उस प्रस्ताव को निरस्त कर सकता था। ये वीटो शक्ति कॉर्नवालिस को 1786 के एक्ट से प्राप्त हुई थी। तो साथियों, कॉर्नवालिस अब भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बन चुका था और कॉर्नवालिस सबसे पहले रणनीतिक तौर से मराठों को और हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिला लेता है। देखिए, सालबाई की संधि से तो पूर्व से ही मराठे अंग्रेजों के साथ मिल चुके थे और हैदराबाद का निजाम भी अब अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। साथियों, अब हम जानेंगे कि किस प्रकार आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध के लिए स्थितियां पैदा होती हैं। क्योंकि सालबाई की संधि से मराठे तो अंग्रेजों के साथ हो गए थे और हैदराबाद का निजाम भी इस वक्त पर अंग्रेजों के साथ हो गया। ये अंग्रेजों की रणनीति थी और ये त्रिगुट बन चुका था और इन्होंने एक संधि की कि ये मैसूर पर जब आक्रमण करेंगे, इसके पश्चात जो कोई क्षेत्र ये विजित करेंगे, उन क्षेत्रों को आपस में बांट देंगे। जब टीपू सुल्तान को इस बात का मालूम होता है, देखिए, आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध तो इससे पूर्व हुआ ही था। टीपू सुल्तान त्रावणकोर पर हमला कर देता है। त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य तो था ही, लेकिन इस समय पर एक तत्कालीन और कारण भी पैदा होता है जिससे कि टीपू सुल्तान त्रावणकोर पर हमला करता है। यह क्या था? त्रावणकोर का शासक कोचीन के शासक से एक द्वीप खरीद रहा था। कोचीन क्योंकि
टीपू सुल्तान के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। टीपू सुल्तान की बिना सहमति से त्रावणकोर किस प्रकार से इस द्वीप को खरीद रहा है, इसलिए भी टीपू सुल्तान त्रावणकोर पर हमला करता है। त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य तो था ही। जब टीपू सुल्तान त्रावणकोर पर हमला करता है तो अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद का निजाम टीपू सुल्तान पर हमला कर देते हैं और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है। यह श्रीरंगपट्टम का युद्ध था। साथियों, इस युद्ध के बाद 1792 में एक संधि होती है। यह श्रीरंगपट्टम की संधि थी और यह संधि टीपू सुल्तान के लिए गहरा आघात था, मैसूर की शक्ति के लिए गहरा आघात था। 3 करोड़ हर्जाना टीपू सुल्तान से वसूल किया जाएगा। जब तक यह नहीं होता है तब तक टीपू सुल्तान के 2 पुत्र अंग्रेजों के पास बंधक रहेंगे। मैसूर के आधे से अधिक क्षेत्र को छीन लिया गया। साथियों, इस संधि के पश्चात मैसूर की शक्ति और मैसूर का क्षेत्र सीमित हो गया, कम हो गया। अब इसके बाद क्योंकि जो संधि मराठों के, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों के बीच हुई थी कि जो कुछ क्षेत्र मैसूर से विजित किया जाएगा उसे आपस में बांट दिया जाएगा, तो अंग्रेज कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को तो अपने पास रखते हैं, जैसे कि वे कुछ क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र को वे अपने पास रखते हैं, डिंडीगुल का क्षेत्र, इसके अलावा बारामहल का क्षेत्र वे अपने पास रखते हैं। तुंगभद्रा नदी के उत्तर के क्षेत्र को वे मराठों को सौंप देते हैं और इधर कृष्णा नदी और पुन्नेर नदी के मध्य के क्षेत्र को हैदराबाद के निजाम को सौंप देते हैं। इस संधि के बाद कॉर्नवालिस ने कहा था कि मैंने अपने शत्रु को नेस्तनाबूद कर दिया, किंतु मैंने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली भी नहीं होने दिया। इसका क्या तात्पर्य था? देखिए, यह इसलिए कॉर्नवालिस ने कहा था क्योंकि जो क्षेत्र हैदराबाद के निजाम और मराठों में सौंप दिए गए थे वे समृद्ध जरूर थे, किंतु उन पर हैदराबाद और मराठों के मध्य पूर्व से ही विवाद था और इस प्रकार तभी कॉर्नवालिस ने कहा कि मैंने अपने मित्रों को भी अधिक शक्तिशाली नहीं होने दिया। साथियों, टीपू अपनी शक्ति को अपने छोटे से अब जो सीमित हो चुका मैसूर था पुनः बढ़ाना आरंभ करता है, अपनी सेना की क्षीण शक्ति को पुनः जागृत करता है और पुनः अपनी सेना को उठाता है। साथियों, अब क्योंकि 1798 में अंग्रेजों का नया गवर्नर जनरल बंगाल में वेलिजली आ चुका था। वेलिजली क्यों प्रसिद्ध है? सहायक संधि के लिए। वेलिजली की सहायक संधि, इसमें क्या था? इसमें युद्ध से पूर्व ही ये एक प्रस्ताव हर राज्य के सम्मुख रखते थे, एक संधि का प्रस्ताव रखते थे और क्योंकि अंग्रेज जान चुके थे कि ये तमाम राजाओं को हरा चुके हैं, तमाम बड़ी शक्तियों को ये परास्त कर चुके हैं, ऐसे में अब इनके शक्ति के प्रभाव को देखते हुए बहुत से राज्य इनकी शर्तों को पूर्व से ही मानने के लिए तैयार हो जाएंगे बिना युद्ध के। तो वेलिजली एक सहायक संधि तैयार करता है और हर राज्य के सम्मुख उन्हें पेश किया जाता। अब इसमें क्या होता कि जो राज्य इस सहायक संधि को स्वीकार कर लेता वह तो अंग्रेजों की शक्ति को स्वीकार कर लेता, अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्वीकार कर लेता, और जो राज्य इस प्रस्ताव को, इस संधि को स्वीकार नहीं करते, इसका अर्थ था अंग्रेजों को चुनौती देना। और इस संधि में क्या था? सहायक संधि में इसके द्वारा जो राज्य इसे स्वीकार करेगा उस राज्य में एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा। उस राज्य में अंग्रेजों की एक सेना रहेगी जो उस राज्य की रक्षा के लिए भी होगी और उस सेना का पूरा खर्चा वह राज्य उठाएगा। इसके अलावा जो भी विदेशों के साथ, यानी जो कुछ विदेश नीति होगी, यानी अन्य राज्यों के साथ जो कुछ संबंध होंगे, जो भी कुछ संबंध स्थापित करने होंगे या किसी प्रकार के युद्ध होंगे, अन्य किसी प्रकार के मामले, सभी बिना अंग्रेजों की अनुमति के, बिना अंग्रेजों के विमर्श के उन्हें अब उस राज्य का जो शासक था नहीं कर सकता था। साथियों, क्योंकि अब आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध का दौर सामने आ रहा था, टीपू सुल्तान के सम्मुख भी सहायक संधि वेलिजली
के द्वारा पेश की जाती हैं, किंतु टीपू सुल्तान इस सहायक संधि को स्वीकार नहीं करता है और 1799 में आंगल मैसूर चतुर्थ युद्ध होता है और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। साथियों, इसके बाद मैसूर में अडियार वंश को पुनः स्थापित किया जाता है। एक अडियार वंश के एक छोटे बालक को वहां का प्रशासक बनाया जाता है और सहायक संधि को हस्ताक्षर कर लिया जाता है।